हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, चुप कहने लगा, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। ठोकने की भाषा भाजपा बोलती है और गुंडे की सत्ता वाले हैं। जानकारी है, सुनिए भाई साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ, जानता है भाई। आप नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज की चर्चा पर चले। इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से परिचय करा दे रहे हैं आपका। आज समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा हैं, पार्टी के नेता, और राधेश्याम समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से अनुपमा शर्मा है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और खालिद उस्मानी नहीं जुड़ पाए हैं। समाजवादी पार्टी से राधेश्याम समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम है, पार्टी के जिला मंत्री हैं, और विकास पांडे पार्टी के नगर अध्यक्ष, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कल से और आज तक कुछ जवाबी हमने शुरू किए हैं। कल मुख्यमंत्री का इंटरव्यू था एक बड़े चैनल पर, और चैनल पर राम मंदिर प्रकरण में बात होते होते जब सवाल पर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव की ओर इंगित करते हुए कहा कि उनके अब्बा जान कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। एक झटके में मुख्यमंत्री ये बात कह गए, और लहजा उनका वही था, ठोक देंगे ठोकने वाले। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव की जो तैयारियां हैं, चुनाव का जो माहौल है वो शुरू हो गया है, और चुनाव को किस दिशा में ले जाना है ये सरकारी लोग प्रयास करने लगे। आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी संख्या में दूसरी पार्टियों के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। कई पूर्व मंत्री हैं, एक महामंडलेश्वर हैं, एक प्रसिद्ध गायिका हैं, कई प्रमुख लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और एक गीत भी रिलीज हुआ, इस चुनाव गीत, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अखिलेश यादव ने बात करते करते बड़े तालील लहजे में कह दिया कि कोई अगर उनके पिता के बारे में कुछ कहता है तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि मैं भी उनके पिता के बारे में कुछ कह दूंगा। जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग, हम लोग बात करते हैं, जिन लोगों में, जिन घरों में, जिन लोगों में आपस में बात नहीं की जाती, उसमें साले शब्द तक को गाली माना जाता है। और अगर हम लोगों की दैनिक वार्तालाप में कहीं अगर वो शब्द निकल जाए तो संबंधित व्यक्ति बहुत बुरा मानता है। और जाहिर सी बात है, अभी पिछले सप्ताह साक्षी महाराज का बयान आया था, और उसमें तो साक्षी महाराज ने बहुत सीधे सीधे कह दिया और पूरा तर्क दिया कि जो ठोक देने वाली बात मुख्यमंत्री ने कही थी वो अपनी दृष्टि से कितनी तार्किक है, कितनी सही है, पूरी तरह से सिद्ध करने को। और वो सीधे फिर अखिलेश यादव पर आ गए कि अब हमारी अखिलेश यादव की हो सकती है। तो साक्षी महाराज का बयान, और उसके बाद पहले विधान परिषद में मुख्यमंत्री का भाषण, उसके बाद में कल जिस लहजे में मुख्यमंत्री ने कहा, और आज जिस लहजे में अखिलेश यादव ने उस बात का जवाब दिया, लगता यह है कि पूरा चुनाव जो अभी से चुनाव दिशा पा रहा है, चुनाव को असली मुद्दों से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। भाषा, चुनाव की भाषा, ये अखिलेश जी ने भी कहा है कि भाषा संतुलित होना चाहिए।
ये कहा है उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया और कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा संतुलित और संयमित होनी चाहिए। वो अगर मेरे पिताजी के बारे में कुछ कहेंगे तो मैं उनके पिता के बारे में भी कुछ कह दूंगा। तो चुनाव की भाषा निश्चित, चुनाव का जब माहौल बन रहा है, चुनाव के जब मुद्दे तय हो रहे हैं, ऐसे में इस तरह के बयान, इस तरह के भाषण अगर आते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव के मुद्दों की दिशा भटकती है। और अखिलेश यादव ने सही कहा कि भाषा संयमित और संतुलित होनी चाहिए। काफी चीजें हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी कहा। तो दोनों के जो भाषण हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने कहा और छोड़ दिया कि आप मेरे पिता के बारे में कुछ कहेंगे तो मैं भी आपके पिता के बारे में कुछ कह दूंगा। तो कुल मिला के जो चुनाव को दिशा देने वाले लोग हैं उन्हें कम से कम चुनाव को मुद्दों से भटकाना नहीं चाहिए। जो मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि का, महिला अत्याचारों का, ये मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सब किया जा रहा है। ठोक देंगे, पीट देंगे, अखिलेश यादव का नंबर है, ये सारी चीजें कही जा रही हैं। और उसके बाद में जवाबी हमले अगर शुरू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से माहौल और मुद्दे अलग हो जाएंगे। जिन मुद्दों पर चुनाव की बात कही जा रही है वो मुद्दे विभिन्न हो जाएंगे। तो राधेश्याम, आज समाजवादी पार्टी से शुरू करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। अखिलेश यादव ने जिस लहजे में बात की है, मुख्यमंत्री जी को एक तरह से चेतावनी दी है और भी मुद्दे उन्होंने गिनाए कि आप जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्षों का, ब्लॉक प्रमुखों का स्वागत कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, ये वही चुनाव है जिसमें महिला का चीरहरण हुआ है, लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया है। ये वही चुनाव है, उन्हीं को आप स्वागत सम्मान कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला राधेश्याम? जी, हमने कहा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक की महापंचायत में बैठ के उन्होंने जो अखिलेश जी ने सवाल छोड़े थे, उनसे पहले अखिलेश जी वहां आए थे और अखिलेश जी ये सवाल छोड़ के गए थे कि मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे ये पूछना कि क्या एक भी बिजली का प्लांट लगाया, क्या एक भी डेयरी का प्लांट लगाया, क्या एक भी अपने किए गए शिलान्यास का उद्घाटन किया। ये सब प्रश्न वो छोड़ के गए। और जब मुख्यमंत्री जी उस मंच पे आए तो वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे वही सवाल दोहराए और कहा कि अखिलेश जी ये सवाल छोड़ के गए हैं, इनके आप जवाब दीजिए। तो क्या करें बताओ, इस पे नहीं है भाई। तो मुख्यमंत्री जी उन सवालों के जवाब नहीं दिए। वो पेश, जब वो पंचायत आप सुनेंगे तो उसमें आप साफ साफ सुनेंगे कि जो सवाल पत्रकारों के द्वारा किए गए थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने बिजली के प्लांट लगे, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी डेयरी के प्लांट लगे, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने शिलान्यास उन्होंने किए और उन शिलान्यासों के कितने उद्घाटन कर दिए। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि ये यथार्थ सत्य है जो अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, और ये भी सत्य है कि उनके अब्बा जान ने ऐसे ऐसे कहा था। अरे भैया, हम तो ये कहते हैं कि उनके पिताजी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। उनके पिताजी ने ये कहा था कि विवादित जमीन पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और इस पे आपने भी अमल किया। 2017 में आप मुख्यमंत्री बने और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब तक नहीं आ गया, जब तक वो जमीन विवादित रही, तब तक तो आपने भी परिंदे को पर नहीं मारने दिया वहां। इसमें आप कहां पे ये बात कर रहे हैं कि वहां परिंदे पर मारा? भाई, उन्होंने सीधी कहा था कि विवादित जमीन पे नहीं। अब जब वो विवादित नहीं रही,
ये बात तो माननीय मुलायम सिंह जी भी कहते थे कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, इसके पक्ष में आ जाएगा, सरकार विरोध करेगी बनने में। और जब निर्णय आया है तो पक्ष में आया है, मंदिर के पक्ष में आया है, मंदिर बन रहा है, कोई समाजवादी पार्टी ने तो विरोध किया नहीं। अच्छा, रही बात बयानबाजी की, कुछ बोलने की, तो निश्चित तौर पर ये आप मान लो कि जब आदमी नशे में होता है तो उसकी भाषा बदल जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित तौर पर ये नहीं चाहते कि 2022 का चुनाव मुद्दों पे हो। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है, और ये बात केंद्र की सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी जी ने लोकसभा में अपने जवाब में कही है कि देश के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों में उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। तो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जिस तरह से कस्टोडियल डेथ हुई है, जो पुलिस की हिरासत में मौतें हुई है, वो मुद्दा है। इन मुद्दों से चुनाव भाजपा भटकाना चाहती है और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। रही बात छोटे बाबा की, जो छोटे बाबा ने उस दिन कह दिया कि अगर ठोकने वाली सरकार है तो अगला नंबर अखिलेश यादव जी का है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस बेस पे आप अखिलेश यादव को ठोक देंगे, कौन सा उन्होंने क्राइम किया है। भाई, कोई लोकतंत्र नाम की चीज है कि नहीं कि मनवाता उसको ठोक दोगे आप? शर्म नहीं आती है साक्षी महाराज को, जिस समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सीट भीख में मांगने आए थे, आज उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप बता रहे ठोक देंगे? क्या हैसियत है उनकी अखिलेश यादव के सामने? आप वो उल जलूल बयानबाजी करते हैं सिर्फ इसलिए कि अपना उनका कद बढ़ जाए। लेकिन बात तो ये है ना कि मुद्दों से भटकाना चाहते हैं ये चुनाव को, और हम तो मानते ही नहीं कि वो सन्यासी है। ये सन्यासी की, ये संत की भाषा नहीं हो सकती है। रामचरितमानस में लिखा है संत हृदय नवनीत समाना, ये सन्यासी की भाषा है। बिजली पे सवाल किया था, वो जवाब नहीं दिया। उद्घाटन पे सवाल किया था, उसका जवाब नहीं दिया। डेयरी के प्लांट पर सवाल किया था, उसका जवाब नहीं दिया। आप सीधे सीधे अयोध्या पहुंच गए, जबकि आप उस पंचायत के पूरे भाषण को सुनेंगे, किसी पत्रकार ने अयोध्या से संबंधित कोई सवाल नहीं किया था, और ना अखिलेश यादव जी ने अयोध्या से संबंधित कोई सवाल छोड़ा था। लेकिन जबरदस्ती वहां अयोध्या का नाम उछाला गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भाषण से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण से अगर पाकिस्तान, मुसलमान, अयोध्या, ये 3 चीजें निकाल दी जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के भाषण में कुछ रह ही नहीं जाएगा। वो अपना संकल्प पत्र क्यों नहीं लेके आए बाबा जी? जब 5 साल पहले उस पंचायत के मंच पे आए थे तब अपना संकल्प पत्र लेकर आए थे, और संकल्प पत्र उन्होंने पढ़ के सुनाया था कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो ये काम करेंगे। वही संकल्प पत्र वो क्यों नहीं लेकर आए, और उन्होंने क्यों नहीं उस पर एक एक करके टिक क्यों नहीं लगाया कि हमने ये वादा किया था, ये पूरा कर दिया, ये किया था, ये पूरा कर दिया। आप अयोध्या लेकर चले आए। अगर अयोध्या का मसला भारतीय जनता पार्टी ने हल किया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी संचालित करती है? कहीं न कहीं ये बयानबाजी सिर्फ इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की जनता को बयानबाजी में कैसे उठाया जाए। जी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी मंच से कहा, और जैसा कि उन्हें सपा के प्रवक्ता ने अभी अभी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है वास्तविकता उसकी, तो स्पष्ट रूप से यही समझ में आ रहा है कि जो भाजपा की भाषा है वो ऊपर से नीचे तक एक ही है। इससे तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे डिबेट में भी जो हमारे भाजपा के साथी माननीय साथ में बैठते हैं, वो भी मौका पड़ने पर और हम लोगों के द्वारा घेरे जाने पे या कुछ तर्कपूर्ण सवाल पूछे जाने पे, जिसका कि कोई तार्किक जवाब, असल में देखा जाए तो वास्तव में किसी भी बात का कोई तार्किक जवाब, अर्थपूर्ण जवाब भाजपा के किसी प्रवक्ता, किसी भी कार्यकर्ता ऊपर से लेके नीचे तक नेता के पास नहीं है। और योगी जी ने भी यही कहा, आदित्यनाथ जी ने, कि जब उनसे अखिलेश जी ने जो सवाल छोड़े वो तो थे नहीं, तो अब इन्होंने खामखा अयोध्या की बात की।
और जहां तक इस तरह के बयानबाजी का वो नजर आ रहा है, तो जैसे कि एंकर महोदय भी कह रहे हैं कि क्या इसको चुनाव से जोड़ के देखा जाए, निश्चित रूप से। और चुनाव से जोड़ के अगर हम उसे देखते हैं तो हमें एक ही बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि जनता में भय व्याप्त करना, जनता में डर व्याप्त करना कि चुनाव आने वाले हैं और हमें वोट नहीं देंगे, या जो भी देंगे एक जनता डर जाएगी इनके उससे, क्योंकि ये बात सच है कि इनके पास किसी भी मुद्दे पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। ना भ्रष्टाचार कम हुआ, ना बेरोजगारी खत्म हुई, और कोरोना काल में जो भी ये दूसरे सेकेंड वेव में जो भी जनता ने देखा, लाशों की नदियां, इन्होंने गंगा जैसी पवित्र नदी जिसे ये साफ करने की बात कहते थे, वहां लाशों की नदियां बह रही थी। और डर और भय व्याप्त करने का तो स्पष्ट उदाहरण इनका ये भी है ना, जितनी भी अभी इनकी कार्यकारिणियां घोषित हुई हैं, या आप ये देखिए ना कि ये ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं जो रीता बहुगुणा जी का घर जलाने का अपराध सिद्ध दोष अपराधी है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ जनता में भय व्याप्त करने के लिए है कि इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोग तैयार रहें, हम तैयार हैं ठोकने के लिए, और जो भी चाहे वो करने के लिए मनचाही अपनी, क्योंकि सरकार हमारी है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। अनिल मिश्रा जी। भाई साहब, बड़ी साफ सी स्थित है कि देश सारा जल रहा है, आह दबी है सीने में। देश सारा जल रहा है, आह दबी है सीने में, और जान के लाले पड़े हुए हैं अब गरीब के जीने में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, भारत का बेटा हूँ, घायल भारत की बात बताने आया। पूरा का पूरा भारत घायल है, लोकतंत्र घायल है, चीर हरण हो रहे हैं, जुल्म और जातियां हो रही हैं, और उनमें रिश्तों की मर्यादाएं भी तार तार हो रही। पहला रिश्ता, संविधान की जो शपथ ली थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसी रिश्ते को तार तार कर दिया उन्होंने। जहाँ पे जो है वो अपने सद्भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अनुराग और द्वेष के बगैर ये सब चीजें थी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाके पैर न फटी बीमारी, का जाने पीर पर आई। रिश्तों की मर्यादा तो वो जाने कि जिसने रिश्ते बनाए हों, जिसने रिश्ते निभाए हों। हम दूसरे के पिता से रिश्ता निभाने के लिए पहुंच जाते हैं बात बताने, और अपने पिता से अंतिम समय हम रिश्ता निभाने नहीं जाते हैं। और एक बात हो तो कहूँ, चाणक्य जो है वो अपने एक ऐसा यह नाम रहा है पूरी दुनिया में, वकील उर्फ चाणक्य, कि जिन्होंने बाकायदा राजनीति शास्त्र की और राजसत्ता की परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र लिखा है, और उसमें जो है वो सब अपने जो है शास्त्र समाहित रहे। उन्होंने जब लिखा तो उन्होंने लिखा कि एक राजा के क्या गुण होने चाहिए। एक राजा को जनता के लिए आदर्श होना चाहिए। बहुत बधाई देता हूं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज तक जो है इतना आदर्शवादी जो है वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ। पूरी दुनिया जो है वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है। उसको जो है वो अपने बाकायदा आमंत्रित करना चाहिए, उत्साह करने का गुण होना चाहिए। सबको उत्साहित कर रहे हैं, ठोको नहीं ठोक दूंगा, मतलब ठोक तंत्र आ गया है, लोकतंत्र नहीं है शेखर जी। प्रजातंत्र छोड़िए, लोकतंत्र बचा नहीं, ठोक तंत्र अपने अस्तित्व में आ गया है। और एक बात और कही थी चाणक्य ने कि उसे अपनी वासना, लोभ और मोह, घमंड और अभिमान पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो जहां पर हर चीज अभिमान में हो, जहाँ पे हर चीज घमंड में हो रही हो, घमंड तो एक वक्त के ऊपर जो है सर्व मतलब जो है सत्ता संपन्न, सर्व जो है गुण संपन्न, अमृत का वरदान प्राप्त रावण का भी नहीं रहा था। ये तरस आता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को क्यों नहीं गौर कर रहे हैं। और फिर सामाजिक न्याय की स्थापना करना होना चाहिए। सामाजिक न्याय हम आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जिन परिस्थितियों में चल रहा है। प्रजा के लिए जो कुछ लाभकारी हो वो उस राजा का अपना लाभ होता है, ये चाणक्य ने कहा है। और चाणक्य की बात को भी योगी राज कहीं पे जो है वो अपने उसको नकारने की स्थिति में आ चुके हैं और नकार रहे हैं। और ये भी कहा कि प्रजा पालक होना चाहिए। अब मैं आखिरी मुद्दे पे आ रहा हूँ, उसे एक पिता की तरह से अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। हम जो है वो अपने दूसरे के पिता का रिश्ता ही नहीं देख रहे हैं, सब रिश्ते और सब मर्यादाएं। मैं एक बात और कह दूंगा कि क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो आम आदमी के हित की बात उठा रही है। जो कुछ हुआ है कोरोना काल से लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के,
बिस्तर न मिलना, अपने सामने अपने परिजन को तड़पते हुए और मौत के मुंह में जाते देखना, ये सब चीजें जो हिंदुस्तान ने देखी हैं। और चीर हरण की बात तो ये रही कि पूरी की पूरी दुनिया में जो अपराध किया गया है देशद्रोह का, जिसमें कि देश की पूरी छवि खंडित कर दी गई है, वो भी देखा पूरी दुनिया ने। मैं एक बात कह दूं, जनता की बात कह रहा हूँ कि जनता जो है ये सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, और ये एक एक चीज को बहुत जागरूक होकर के और उसके बाद में उसका बदला लेती है। जहाँ ठोक तंत्र है वहां आपकी दफे बटन पे अगर कहीं जनता ने ठोक तंत्र लगा दिया, तब क्या करोगे योगी महाराज और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ। और एक सुनिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं हमेशा से एक विषय रखता हूँ आप सबसे, वही विषय में पुनः अपनी बात प्रारंभ करने से पहले रख दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथियों को चाणक्य की नीति समझा दी, समझ में आने लगी कि आदर्श सत्ता कैसे चलती है, आदर्शवादिता क्या होती है, आदर्श सरकार कैसे चलाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा बदल के अंदर कि इन 5 सालों में अगर एक बड़ा बदलाव आया है इन गुंडों, भाषा असंसदीय नहीं, शेखर जी अभी तक कोई भाषा गुंडे की सब प्रयोग नहीं हुआ है। अरे हम भी बोल सकते थे बहुत कुछ, हमारे पास भी गलत बात है। नहीं, अगर आप कहेंगे तो हम बड़ा गुंडा बोलेंगे, आप क्या करेंगे? आप जुबान काट दोगे, तैयार जो करवा दोगे। आप क्यों कह रहे हो गुंडा? आप सुन लीजिए ठोकने की भाषा भाजपा बोलती है और गुंडे की सपा वाले हैं। जानकारी है। सुनिए भाई साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ, जानता है भाई, आप आदर्श व्यक्ति हैं, आप गुंडा नहीं जानते हैं, आपसे ज्यादा आदर्श कोई नहीं है। मेरी बात से भाई मैं स्वीकार कर रहा हूँ, भटकाओ मत, स्वीकार करो। आगे इस मुद्दे के माफी मांगने आप लोग जो है आए दिन समाजवादी पार्टी के लोगों को ओन जलून बोल जाते हैं भाजपा के लोग, और हम नहीं चाहिए आज के प्रवक्ता को माफी मांगनी पड़ेगी। आपके 100 मुकदमे हैं, 12 के ऊपर 19 मुकदमे थे। गुंडा है, इससे बड़ा गुंडा कौन है भाई? गुंडा क्या मतलब है? अरे भाई ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, माफी मांगनी पड़ेगी आज, ये नहीं चलेगा, नहीं हो पाएगा। चलिए स्वीकार करें, नहीं स्वीकार करेंगे, स्वीकार करो, इनको माफी मांगनी पड़ेगी आज। ज्यादा ले जाओ, इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया के अलावा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका सांसद अपमानित करेगा, इनके नहीं, ये नहीं हो पाएगा। आज माफी मांगनी पड़ेगी। इस तरह के शब्द हम नहीं बोल सकते, हम आपके पास थे, हम नहीं बोल सकते थे। क्या किया, क्या नहीं किया? दिन को उत्तर प्रदेश में नहीं आया, तोड़ा गया, सिंह का नहीं तोड़ा गया, मानोगे तो नहीं डिबेट हो पाएगी आगे। आज भाजपा के प्रवक्ता ने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो शब्द वापस ले और माफी मांगे, इस तरह से नहीं हो पाएगा। हर पार्टी के समाजवादी पार्टी के रुक जाइए अभिषेक जी, रुक जाइए आदरणीय नहीं सुनिए जो कहा है, अब हम भी संसदीय बोलेंगे। बाबा जी ने कहा अब्बा जान के विषय में, बाबा जी कौन से अब्बा जान के विषय में सुनना चाहते हैं? बाबा जी के तो 2 बाप है, सौंपने वाला और सौंपने वाला।
ये मैंने मान लिया, लेकिन आपके नेता के कौन से पिता उनको अपने बाप का ही पता नहीं है। चलिए सुन लीजिए, योगी जी के लिए कह दिया है, सुन लीजिए, मैंने भी मान लिया, सुन लीजिए, लेकिन आप अपने नेता के बाप का नाम स्पष्ट करिए। आपके तो बाप का ही नाम पता नहीं है। क्या बात कर रहे हो? कुर्सी के लिए आपके तो बाप का ही पता नहीं है। आपके तो बाप का ही पता नहीं है। जिसके दो आपके तो बाप का ही पता नहीं है। सुनने वाले बाप है, एक विरासत सौंपने वाले बाप है, एक मंदिर का मठाधीश बनने के लिए बात बदल लिए। ने नहीं सौंपी थी, इतनी बेइज्जती लीजिए मुलायम सिंह जी की अखिलेश यादव ने की। जानता है अखिलेश। चलिए विकास जारी रखे, जल्दी पूरा करो विकास। लोगों को म्यूट करिए, जो विवाद है करिए, करिए। हाँ सुनिए, अगर इन्हें गुंडे शब्द से ऐतराज है तो मैं कह देता हूँ कि गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी, ठीक है ना। आपको अगर ऐसे नहीं तो ऐसे, अभी माफी की बात की गई, सुन लीजिए, अभी बात की गई वाली पार्टी। अरे भाई अब सुनिए ना, पहली डिबेट है, आप पिछले क्यों हो रहे हैं? तो हम लोग रूट और चल ठीक है, अब से बोलो, अब से जी बोले। देखिए भाई साहब, अभी जो है रिश्तों की मर्यादा, सुन लीजिए, ठोको तंत्र यही शुरू हो जाएगा। आपसे रिश्तों की जो मर्यादा की बात की गई है, रिश्तों की, सुन लीजिए, आप रिश्तों की मर्यादा नहीं रख रहे हो। अब लीजिए, आप अभी जो रिश्तों की मर्यादा की बात कही गई है, ये सुनने के लिए नहीं आते हम। अरे सुनिए भाई, अरे भाई अरे पहले राउंड में भी नहीं सुनेंगे, नहीं दूसरे को बोलने नहीं देंगे। आपके पास सब कुछ सुनेंगे, इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे, बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे। आप अपना इंटरव्यू चलाइए खाली, अरे आप अपना इंटरव्यू चलाइए, इंटरव्यू चलाइए, डिबेट की आवश्यकता नहीं मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है समाजवादी का मकसद होता है। अरे मेरे में एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार, सुन लीजिए। अरे आप अपना काम पूरे करिए, शुरू करो भाई। एक पे जाने अभिषेक भाई, एक मिनट रुक जाओ। इस डिबेट पे जाने कैसे कैसे शब्द बोले गए, लेकिन डिबेट कभी खराब नहीं की गई। आपको याद होगा कि इनके वो समीर आए थे, वो कौन आए थे, उन्होंने कितने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए थे, लेकिन मैंने डिबेट नहीं खराब की। ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है, इसीलिए आपको गुंडा कहा जाता है। ये आपने डिबेट में भी साबित कर दिया। डिबेट में तो बहुत कुछ साबित हुआ है, लेकिन अब ये बोलने पाते भाई। आपको अभी खराब लगता है, अभी रिश्तों की मर्यादा की बात की गई। अरे भाई अब सुन लीजिए, अभी जो रिश्तों की मर्यादा की बात कही गई, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि रिश्तों की मर्यादा कितनी समाजवादी पार्टी में थी कि जिन्होंने अपने खून पसीने से पूरी पार्टी को सींचा, एक झटके में उनको पार्टी से अलग और अलग कर दिया। विषय पर ही है भाई साहब, विषय पर ही है, सुन लीजिए। और जब वो सत्ता में रहे, सुन लीजिए, जब तक वो सत्ता में रहे, सुन लीजिए, जब तक माननीय मुलायम सिंह जी सत्ता में रहे, सुन लीजिए, माननीय मुलायम सिंह जी जब तक सत्ता में रहे तो क्या उनका इतिहास रहा, उनको लोग मुलायम सिंह यादव नहीं कहते। की भाषा जानी चाहिए, क्या बड़े सवाल है। मैं बात करता हूँ, जहाँ तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बयान को लेकर के जो उन्होंने कहा जी पहला चक्र खत्म हो गया, अब से बात कर रहे हैं। हाँ आपसे बोलो जल्दी से। अभी जो इन लोगों के सवाल आए उनके जवाब दे देना भाई साहब। नहीं जवाब नहीं, पहले जो बताइए क्या इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जानी चाहिए। पहले भाई साहब, भाषा की बात आती है, सुन लीजिए, जवाब देने से पहले जवाब देने से पहले सुन लीजिए सवाल। अभी जो है, अभी 20 से 25 दिन पहले की हम घटना एक बताएंगे कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है और लोग हमारे कार्यकर्ताओं के विषय में किस प्रकार की बात कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों की मैं सूची बना रहा हूं। ये एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है उत्तर प्रदेश के लिए, जिसने 5 साल तक सत्ता चलाई हो और वो जो है व्यक्ति विशेष की बात पर आ जाए। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा संसदीय भाषा नहीं हो सकती है। जो संसदीय भाषा की बात हो रही है,
एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि अगर हम सत्ता में आए सूद समेत वापस देंगे। और इस डिबेट में बैठे हुए लोग भी, मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि वो लोग भी ये कई बार कह चुके हैं कि आप नोट कर लीजिए, मैं 4 साल से नोट कर रहा हूं और सत्ता में आए तो आपको मैं जवाब दूंगा। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर जरूरत लगे तो बता देना। हेलो, 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है। हमारी कोई दोष भावना से मेरी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें विपक्षी ये कह सकें कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को टारगेट किया या कांग्रेस को टारगेट किया या बहुजन समाज पार्टी को टारगेट किया। भारतीय जनता पार्टी ने सारे वो काम किए जो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में थी। अब बात आती है राम मंदिर की। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस समय बाबरी विध्वंस हुआ था, उस समय निहत्तेकार सेवकों के ऊपर क्या क्या नहीं किया गया था, ये जो है उस समय के तत्कालीन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार अपने भाषणों में ये स्वीकार किया कि हमने जो है गोलियां चलवाई कार सेवकों के ऊपर। अरे बयान पे बात नहीं करो, और जो भाषा के संयम की बात की जा रही है, वो समाजवादी लोग भाषा का संयम भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय योगी जी को ना सिखाए। आपसे बहुत लाख गुना बेहतर हमारी भाषा शैली अच्छी है, हमारा संयम अच्छा है और हमारा धैर्य अच्छा है। आवाज नहीं आ रही आपसे? आवाज नहीं आ रही? चलिए ठीक है, पूरी बात हो गई आपकी। आप बताइए, फोन शुरू करना। हम एक बात सिर्फ कहना चाहेंगे। हाँ, 1 मिनट बात करो, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। डिबेट जिन मुद्दों पे होनी चाहिए उन मुद्दों पे नहीं हुई, डिबेट को भटकाया गया। और भाषा की बात जहां तक सही है, भाषा ये अभद्र है। भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहा कि सूची बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये असंसदीय है, इसमें कोई असंसदीय नहीं है। अगर मेरे खिलाफ कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग लिख रहा है तो सूची बनाना कहां पे असंसदीय है और ये कहना कहां पे असंसदीय है। रही बात जो जब डिबेट को बिगाड़ ही दिया तो एक बात हम कह देते हैं लास्ट में कि योगी जी ने जो कहा है कि अपने अब्बा जान से पूछो, हम तो योगी जी से ये कहते हैं कि वो अपने कौन से अब्बा जान के बारे में सुनना चाहेंगे। उनके तो 2 अब्बा जान है, एक अब्बा जान राधे श्याम हो गया। ये जो भी है अभिषेक की आवाज आए चाहे ना आए, अभिषेक सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं। और मुझे लगता है आज जो डिबेट का विषय है या जो सवाल उठाया गया था और जिसका जवाब सुनना सब चाह रहे हैं, वो भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं ने मुख्य रूप से यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। पालीवाल जी मुद्दे से पहले भटके, उन्हें मुद्दा समझ में नहीं आया और बाकी 2 लोगों ने मुद्दे से भटकाने की कोशिश की। तो यही ऊपर से नीचे तक पूरा हो रहा है, यही मैंने पहले भी कहा था और इसका स्पष्ट उदाहरण आज भाजपा के तीनों प्रवक्ताओं ने दे दिया है। ये कभी भी विषय पे बात नहीं करते हैं, इनके पास तर्क का या जनता का या लोकतंत्र के सही इस्तेमाल के सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो ये इनको खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए भाजपा को इस समय कि जनता मूर्ख बनने वाली बात नहीं है और ये सपा के समर्थन की बात नहीं है। कांग्रेस अपने लिए भी वोट मांग रही है, हम भी पूरे जोर से चुनाव लड़ेंगे और हम भी इसी मुद्दे पे लड़ेंगे कि आपको इस प्रकार की सरकार चाहिए जो 5 साल तक काम की है, या आपको विकास चाहिए, यूपी में रोजगार चाहिए और युवाओं के लिए अच्छा और सुरक्षित भविष्य चाहिए। ठीक, हाँ बोलिए। 70 साल तक जिस पार्टी ने जो है रोजगार रोजगार और विकास का दिखाया हो, वो पार्टी विकास और रोजगार की बात कर रही है। बनाइए, मुझे बिगाड़ने पे किया जा रहा है, बार बार मुझे सिस्टम बिगाड़ने किया जा रहा है। या तो मैं पूरी आ जाने देते, लेकिन आप
बात शुरू करिए। आपका नाम बोला गया और आपका समय शुरू हो गया। भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक आदरणीय योगी जी के बयानों को लेकर के, उनकी बातचीत के लहजे को लेकर के बात की गई, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के मुंह में बर्फ जम गई होगी। जब आजम खान ने एक महिला के अंदर के अंग वस्त्र बता दिए थे, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है, जितनी बड़ी असंसदीय भाषा का आप सुन लो यार। किसी महिला का नाम नहीं लिया था, उन्होंने किसी महिला का नाम नहीं लिया था, ये आप गलत कर रहे हैं। योगी जी ने नाम लेकर किया है, उन्होंने नाम नहीं लिया था किसी का। कोई एक आईडिया ले आओ जिसमें अखिलेश जी ने नाम लिया हो, और आजम खान ने नाम लिया हो, कोई एक आईडिया आपके पास हो, लेकिन योगी जी ने नाम लिया है। योगी जी ने नाम लिया है, उन्होंने याद है कि हम लोग एक कार्यक्रम में मिले थे, एक महोदय ने एक क्वेश्चन किया था, सुन लीजिए, एक महोदय ने अंग वस्त्र से जुड़ा हुआ एक प्रश्न किया था, तो आप जवाब था नहीं किया करिए, आजम कहाँ है? भैया देखिए, हम लोग एक जिले के हैं, सब लोग रोज मिलते हैं, निजी बातें आप डिबेट में शेयर करेंगे। अरे नहीं भैया, ये तो बताइए, निजी बातें आप करेंगे। राजेश साहब हो गई बात तुम्हारी। राजेश साहब अब बात भी भाई साहब, या तो परंपरा का पालन करिए। मैं पिछले 2 हफ्ते से परंपरा का पालन कर रहा हूँ, 2 हफ्ते से। मैं भी कर सकता हूँ बहुत कुछ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। बिहार तुम्हारा अपना कैंडिडेट तो नहीं बोलने दे रहा है तुम्हें, अभिषेक। बोलो। हाँ भाई साहब, भाषा के संतुलन का ज्ञान देने वाले अखिलेश यादव जी कभी खुद का आकलन नहीं करते हैं, कभी पत्रकारों को उल्टी सीधी कहते हैं। यही अखिलेश यादव जी मीडिया में सब बाकायदा कभी अधिकारियों को धमकी देते हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और कभी भाजपा के लोगों को धमकी देते हैं। दूसरी चीज, माफी मांगने की भी बात की गई। जिस बाबरी मस्जिद को गिरवाने को लेकर के ये सारा बवंडर हुआ, उस बाबरी मस्जिद को अवैध करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव इस देश और उत्तर प्रदेश से माफी मांगेंगे कि उन्होंने गलत निर्णय लिया था? राम भक्तों ने जो किया था वो ठीक किया था। दूसरा, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, लेकिन जवाहरबाद में जहां डीएसपी मार दिया लोगों ने, खुला तांडव होता रहा, वहां आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, लेकिन 79 राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने का मुलायम सिंह यादव जी ने आदेश दिया। दूसरी चीज, सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है, सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है समाजवादी पार्टी। कारण कब्रिस्तान बाउंड्रियां बनेंगी, कांवड़। आप मुद्दे पे नहीं बोलोगे, शमशान, कब्रिस्तान, राम भक्त, अयोध्या, वो पहुंच गए वहीं। फिर आप जहाँ पहुंचना चाहिए था वहीं पहुंच गए। मुद्दे से भटकाने की नीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी। मुद्दे से नहीं, ये तुम्हारा इतिहास है। अखिलेश यादव तो कहे वो ठीक है, आदरणीय आपके आजम खान जो कहे वो ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी कहे एक IAS अधिकारी ने कि झूठे मारेंगे ठीक हो जाओगे। कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो बाबरी मस्जिद थी वैध थी, वहां था, तो पर गोलियां चलवाने के लिए मुलायम सिंह यादव पूरे देश से आज माफी मांगेंगे। चलिए, बात पूरी हो गई विकास? बात पूरी हो गई? हाँ, आप बताइए मिश्रा जी, बताइए मिश्रा जी, कोई बात रह गई? राजेश साहब, तुमने बहुत टाइम लग गया, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया। शेखर जी, हाँ मिश्रा जल्दी बोलो। मिश्रा जी, अगर कुछ साथी डिबेट छोड़ना एक बात कहना चाहेंगे, ना कोई बात नहीं कहो। हाँ, अब सुन लीजिए फिर आखिरी बात। हाँ, ये सच है, हमने बेचा है अपनी प्रतिभा की नीलम को, गली गली में भोजपत्र को, सरगम को। पर यह भी सच है, हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, अपनी कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। अहम क्यों? उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।